India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि समीक्षा याचिका और अपील की कार्यवाही में अंतर होता है। समीक्षा याचिका में न्यायालय अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करता है और रिकॉर्ड पर मौजूद स्पष्ट त्रुटियों को सुधारता है, जबकि अपील में उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णय की व्यापक समीक्षा करता है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति SBN भट्टी की पीठ ने कहा कि समीक्षा याचिका का उद्देश्य सीमित होता है और इसे अपील की तरह नहीं माना जा सकता। समीक्षा याचिका में निम्नलिखित आधारों पर निर्णय बदला जा सकता है। अगर कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य सामने आता है जो पहले नहीं पता था या नहीं पेश किया जा सका था, अगर रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि है किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए, लेकिन यह कारण पहले दो आधारों के समान होना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के समीक्षा आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी समीक्षा शक्तियों का उल्लंघन किया है। हाई कोर्ट ने तथ्यों की पुनः जांच की और अपने पहले के निष्कर्षों को बदल दिया, जो कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समीक्षा अधिकार क्षेत्र में सख्त सीमाएं होती हैं और हाई कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट होता है कि समीक्षा याचिका और अपील में अंतर होता है और समीक्षा याचिका का उद्देश्य सीमित होता है। न्यायालयों को अपनी समीक्षा शक्तियों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए और अपीलीय शक्तियों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रोफेसर खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया। इससे पहले चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने प्रोफेसर खातून के पति तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज की कार्यकारी परिषद की बैठक में उपस्थिति पर मौखिक रूप से सवाल उठाया था, जिसमें पैनल के लिए उनका नाम चुना गया था। बाद में जस्टिस विनोद चंद्रन द्वारा सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद यह मामला वर्तमान पीठ को सौंप दिया गया। उन्होंने ये कहते हुए सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि उन्होंने प्रोफेसर मुस्तफ़ा को CNLU का कुलपति नियुक्त किया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र को जस्टिस चंद्रन द्वारा मामले की सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी जज ने खुद को अलग करने का फैसला किया और कहा कि क्योंकि मामला चयन में कथित पक्षपात से संबंधित है, इसलिए यह उचित है कि वह भी एक याचिकाकर्ता के साथ अपने पेशेवर संबंधों के कारण सुनवाई से अलग हो जाए। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि प्रोफेसर खातून की नियुक्ति को गलत ठहराया गया, क्योंकि उनके पति ने कार्यकारी परिषद और यूनिवर्सिटी न्यायालय की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उनका नाम कुलाध्यक्ष को भेजे जाने वाले पैनल में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्वामी रामदेव के खिलाफ दर्ज FIR में जांच बंद कर दी है। यह FIR कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के संबंध में दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और बताया गया कि अब केवल बिहार में एक FIR लंबित है। स्वामी रामदेव के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अनुरोध किया कि बयान को आदेश में दर्ज किया जाए। हालांकि पीठ ने ऐसा नहीं किया और कहा कि रामदेव की FIR को एकत्रित करने की प्रार्थना अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि केवल एक FIR बिहार में लंबित है। दवे ने आशंका जताई कि यदि शिकायतकर्ता विरोधी याचिका दायर करता है तो कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है। इसलिए मामले का निपटारा करने से पहले बिहार FIR की स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वामी रामदेव के बयान ने विवाद को जन्म दे दिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि लाखों लोगों की मौत इन दवाओं के सेवन से हुई है। बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर FIR को रद्द करने और जबरदस्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव को उनके आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की आलोचना करने वाले बयानों के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि रामदेव के बयान से लोगों में भ्रम फैल सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रामदेव को एलोपैथी के बारे में भ्रामक दावे करने से रोकने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR के आचरण की निंदा की है, जिसने मूल रूप से नियुक्त अन्य AOR को मामलों से मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया था। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और मौखिक रूप से टिप्पणी की। जिस AOR ने मुक्त करने का आवेदन दायर किया था, उसे मूल AOR से माफी मांगनी चाहिए। मूल AOR उपस्थित हुई और उन्होंने अदालत को सूचित किया कि वह मुवक्किल द्वारा किसी अन्य वकील की नियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने को तैयार हैं। हालांकि उनके पीठ पीछे नई AOR से यह कहते हुए डिस्चार्ज आवेदन दायर करने के लिए संपर्क किया गया कि मूल AOR ने NOC देने से इनकार कर दिया था। खंडपीठ ने पूछा कि नई AOR कहाँ है, लेकिन उनकी ओर से पेश हुए एक वकील ने खंडपीठ को बताया कि वे किसी अन्य अदालत में बहस कर रहे हैं, जबकि इस वकील ने बताया कि आवेदन इसलिए दायर किया गया क्योंकि मुवक्किल ने नए AOR से वकील बदलने की इच्छा व्यक्त की थी और मामला अंतिम सुनवाई के करीब था। तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नई AOR को मूल AOR से बात करनी चाहिए थी। गौरतलब है कि मूल AOR ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े एक सीनियर वकील के क्लर्क ने उन्हें NOC भेजा था, जबकि मुवक्किलों ने उनसे बात नहीं की। यह सुनकर खंडपीठ ने सीनियर वकील से सवाल किया कि उनका नाम इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है। जस्टिस नागरत्ना ने दोहराया, शर्मिंदा क्यों, यह प्रथा अच्छी नहीं है। अंततः मूल AOR ने मामले से मुक्त करने के लिए खंडपीठ से मौखिक अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की पर्सनालिटी राइट अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि वह इस मामले में प्रत्येक प्रतिवादी के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा। मामले पर सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन की ओर से पेश वकील संदीप सेठ ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत पहचान का वैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनकी मॉफ्ड और AI जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐश्वर्या राय की तस्वीरें, उनके तस्वीर वाली वॉलपेपर और टी-शर्ट आदि को उनकी अनुमति के बिना उपयोग कर बेचा जा रहा है, जबकि इसके लिए उससे कोई अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि उनका नाम और उसकी तस्वीर का सेक्सुअल कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाई कोर्ट ने गूगल से कहा है कि यह ऐश्वर्या की तरफ से अर्जी में दिए गए 151
URL कंटेंट को शाम तक हटाएं। इसके अलावा हाई कोर्ट इस मामले में अन्य प्रतिवादियों पर भी अंतरिम आदेश भी जारी करेगा। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले 15 जनवरी के लिए तय कर दी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने पिता संजय कपूर की वसीयत में हिस्सेदारी की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में 21 मार्च 2025 की वसीयत संदिग्ध बताते हुए प्रिया कपूर संजय कपूर की पत्नी पर आरोप लगाया कि उन्होंने 7 हफ्तों तक वसीयत छुपा कर रखी। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि विवाद सुलझने तक सभी संपत्तियां फ्रीज की जाएं। साथ ही बच्चों की मांग है कि पिता की संपत्ति में सभी को 20-20% हिस्सा मिले। दरअसल अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर एक व्यवसायी थे। 12 जून को पोलो खेलते समय संजय कपूर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी विशाल संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद शुरू हो गया। संजय कपूर की वसीयत पर बड़ा विवाद हो गया। वह अपने पीछे 30,000 करोड़ संपत्ति छोड़ गए। उस संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए सौतेली मां प्रिया कपूर पर जालसाजी का आरोप लगाया है। करिश्मा और संजय की 2003 में शादी हुई थी और उनकी शादी से समायरा और कियान 2 बच्चे हुए। हालांकि 2016 में उन दोनों का तलाक हो गया था। सेबी अपीलीय न्यायाधिकरण में चंदा कोचर बनाम सेबी मामले में सुनवाई हुई। केस में सेबी के संशोधित कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी, जहां वह अकेली नोटिस प्राप्त करता थी। उन्होंने बार बार दस्तावेजों की जांच की मांग की, लेकिन सेबी ने उन्हें आंशिक पहुंच प्रदान की। इसके बाद उन्होंने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने सेबी को अधिक दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया। चंदा कोचर ने ICICI बैंक के सबमिशन, सीक्रेटरियल डेटा और रिकॉर्ड की मांग की, जो संशोधित ACN का आधार थे। न्यायाधिकरण ने माना कि ACN में लगाए गए आरोप ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में उनकी भूमिका से संबंधित हैं और सेबी की समानांतर कार्रवाई में निष्पक्षता के सिद्धांत के लिए ऐसी पहुंच आवश्यक है। न्यायाधिकरण ने कहा कि सामग्री का खुलासा नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग आरोपियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कानूनवर नटवर सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में कहा गया था। न्यायाधिकरण ने सेबी को ICICI बैंक के ACN जवाब सबमिशन, अनुग्रह और वीडियोकॉन सगा से जुड़े इसके सीक्रेटेरियल पोर्टल और सर्वर से डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया। सेबी अपीलीय न्यायाधिकरण में चंदा कोचर बनाम सेबी मामले में सुनवाई हुई। केस में सेबी के संशोधित कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी, जहां वह अकेली नोटिस प्राप्त करता थी। उन्होंने बार बार दस्तावेजों की जांच की मांग की, लेकिन सेबी ने उन्हें आंशिक पहुंच प्रदान की। इसके बाद उन्होंने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने सेबी को अधिक दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया। चंदा कोचर ने ICICI बैंक के सबमिशन, सीक्रेटरियल डेटा और रिकॉर्ड की मांग की, जो संशोधित ACN का आधार थे। न्यायाधिकरण ने माना कि ACN ने लगाए गए आरोप ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में उनकी भूमिका से संबंधित हैं और सेबी की समानांतर कार्रवाई में निष्पक्षता के सिद्धांत के लिए ऐसी पहुंच आवश्यक है। न्यायाधिकरण ने कहा कि सामग्री का खुलासा नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग आरोपियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कानूनवर नटवर सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में कहा गया था। न्यायाधिकरण ने सेबी को ICICI बैंक के ACN जवाब सबमिशन, अनुकूलक और वीडियोकॉन सगा से जुड़े इसके सीक्रेटरियल पोर्टल और सर्वर से डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया। केस पर ज्यादा जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर मेधा अरोरा।
The Securities Appellate Tribunal passed an order in the case of Chanda Kochar versus Securities and Exchange Board of India. In the case, the appellant challenged SEBI's amended show cause notice where she became the sole noticee. She repeatedly sought inspection of documents, but SEBI only gave her partial access, leading her to approach the tribunal twice, which directed the SEBI to provide more documents. In February 2025, SEBI claimed all documents had been supplied and asked for her response. On March 7, she requested ICICI Bank's submissions, secretarial data, and records. ये वो documents थे that formed the basis of the amended SCN. With a final hearing set for March 26, 2025, she again approached the tribunal seeking cancellation of the hearing and a complete inspection of the documents. Now, the appellant's counsel argued that since the allegations in the SCN relate to her role as the ICICI Bank's MD and CEO, and the initial show cause notice was issued jointly to both her and the bank, she should get access to the bank's submission as SEBI relies on those materials. Denying them, despite the same adjudicating officer handling both the cases, breaches the principle of natural justice. SEBI's counsel countered that a hearing notice isn't appealable under Section 15T of the SEBI Act 1992 and that co-notices documents aren't shared without consent and that the ICICI banks faces different charges. So since SEBI isn't relying on those documents, the disclosure isn't required. Now the tribunal noted that the SCN against the appellant related to her role as ICICI Bank's MD and CEO arose from the same set of facts as the proceedings against the ICICI Bank. While she no longer has direct access to the bank's records, SEBI's parallel proceedings afford such access for the principle of fairness. Citing once again the case of Kanwar Natwar Singh versus Director of Enforcement, the tribunal reiterated the principle that material not disclosed cannot be used against an offender. The tribunal also observed that since the same adjudicating officer handles both the cases, there is a risk of bias as decisions may be influenced by undisclosed documents from ICICI Bank. To ensure fairness, the tribunal allowed the appeal directing SEBI to furnish ICICI Bank's SCNs, replies, submissions, annexures and data from its secretarial portal and servers linked to the Videocon saga. The appellant was allowed to inspect and take notes from the before the next hearing, which is now scheduled for 15th September 2025. No cost were imposed. जी बहुत शुक्रिया मीरा अरोरा यह जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.